आ, हम लोग बात कर रहे थे किस पे बेटा? भारत की जलवायु पर। ज्योग्राफी में भारत की जलवायु के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, वो कौन सा बेटा? मानसूनी जलवायु। अब मानसूनी जलवायु का अभिप्राय क्या महसूस होता है, माने फीलिंग हम लोगों को क्या होती है, ये थोड़ा सा आपको बताया गया था कि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत दो जलवायु की दशाओं में है, यानी दो कटिबंधों में है, एक टेम्परेट और एक ट्रॉपिकल। लेकिन लोकल जो स्थानीय प्रभाव हैं वो इतने प्रभावी हो गए कि दोनों के फीचर खुल के नहीं दिख पाते। जैसे प्रायद्वीपीय भारत ट्रॉपिकल नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, और उत्तर भारत जो है वो टेम्परेट नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम पूरे भारत को देखें तो साल भर उष्णता डोमिनेट करती है। ओवरऑल इंडिया में अगर बात करें तो गर्मी थोड़ा प्रभावी रहती है। तो ताप के आधार पर डिमार्केशन तो हो नहीं पा रहा है, तो ये हुआ कि पवन के आधार पर डिमार्केट करते हैं। तो पवन के आधार पर डिमार्केट ये किया कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था स्थलीय पवन और समुद्री पवन, पढ़ा था ना बेटा? तो बस यूं समझ लें कि स्थलीय पवन और समुद्री पवन का थोड़ा अधिक विस्तार है भारतीय उपमहाद्वीप में। यानी लगभग 6 महीने हमारे सागर से स्थल की ओर चलती हैं और 6 महीने हमारे स्थल से सागर की ओर चलती हैं। तो पवन के इस परिवर्तन वाले क्रम को ध्यान में रख के ही भारत की जलवायु को नाम दे दिया गया मानसूनी जलवायु। क्लियर है बेटा? इसमें हम लोगों ने शायद ग्रीष्म काल की शुरुआत किया था कि भारत में ग्रीष्म काल कब प्रारंभ होता है बेटा? मार्च से, क्योंकि फेब तक तो विंटर्स रहते हैं। आप विंटर पहले लिखा देना चाहिए था, लेकिन कोई इशू नहीं है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो मार्च से ही गर्मी हमारे यहाँ क्यों प्रारंभ होती है, इसके भौगोलिक कारक पर नजर रखिए। भारत लगभग लगभग विषुवत रेखा को छू रहा होता है। बोले बेटा? अरे 8 डिग्री तक तो पहुंचा ही है। तो 8 डिग्री तक पहुंचा है तो हम लोगों ने एक बार पढ़ा था कि विषुवतीय क्षेत्र 5 से 10 डिग्री तक रहता है। 5 डिग्री तक रहता है, 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री तक रहता है तो प्रायद्वीपीय भारत के निचले हिस्से को विषुवतीय क्षेत्र छू रहा होता है। उस तरह का क्लाइमेट वहां होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ असर तो होता ही है। जैसे आप देखोगे कि वहाँ की वन वनस्पतियां जब लोग देखेंगे तो वहाँ की वन वनस्पतियों पे प्रभाव बहुत नहीं दिखता। जबकि एकदम नीचे अगर आप देखो तो हम लोग किस फेज में हैं? हम लोग ट्रॉपिकल जोन में, अरे सॉरी, इक्वेटोरियल जोन में हैं, विषुवतीय प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पे प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं दिख पाता, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी वन माने जाते हैं, अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने, वो सब मानसूनी ही माने जाते हैं। जिसको कहते हैं हम लोग ज्योग्राफी में जो टिपिकल नेम है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपात। ये देखने को मिलता है, कहीं कहीं सदाबहारी वन भी देखने को मिलते हैं, स्पेशली सह्याद्री वगैरह पे जहाँ बारिश बहुत होती। तो कुल मिला जुला के भारत में एक चीज देखने को मिला कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट होना चाहिए था वो नहीं होके लोकल इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही दिखता है। तो ग्रीष्म काल मैंने कहा था ना बेटा कि मार्च के बाद प्रारंभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पे होती और उसके बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। बोले तो जाहिर सी बात, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने सूर्य उत्तरी गोलार्ध में मौजूद रहता है। चल ही रहा है, सितंबर में आ ही गए हैं। अब सितंबर के बाद सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती और हमारे यहाँ प्रभाव धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू होता है। जैसे जैसे साउथ वर्ड होता है सूर्य, वैसे वैसे ठंड हमारे यहाँ प्रखर होना शुरू हो जाती है। तो गर्मी के दिनों में बेटा हमारे यहाँ तो नाम आपने पढ़ा था कि जलवायु के 2 भागों में हम लोगों ने बांटा था। एक को कहा था शुष्क मानसून काल। शुष्क मानसून काल वह है जिसमें हमारे यहाँ वर्षा नहीं होती, और एक को हम लोगों ने कहा था आर्द्र मानसून काल। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीष्म काल, ये शुष्क मानसून काल है, ड्राई, ड्राई मानसून कहते हैं। लेकिन ड्राई मानसून काल में भी कुछ वर्षा हो जाती है,
जिसको हम लोग कभी कभी ज्योग्राफी में बोलते हैं पूर्व मानसून की वर्षा, यानी मानसून की वर्षा के शुरू होने से पहले की वर्षा, यानी हवाओं का क्रम अब धीरे धीरे उलट हो रहा है। अभी स्थलों से जो सागर की ओर जा रही थी, अब वो पलटेंगी सागर से स्थल की ओर। तो अचानक ये सब नहीं होता, तो छोटे छोटे लोकल इंपैक्ट्स पहले क्रिएट होना शुरू होते हैं, स्थानीय प्रभाव शुरू होते हैं। मेन प्रभाव तो अभी चर्चा हम करेंगे। इसी कारण इसको लोग मानसून की नहीं, पूर्व मानसून की वर्षा कहते हैं। माने ये चेतावनी दे रहे होते हैं कि हम आ रहे हैं। तो भारत के अलग अलग इलाकों में इनको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। शायद लिस्ट बनाया होगा आपने, एक एक की बेटा चर्चा करते हैं। पहला बेटा क्या है? आ? आम की वर्षा, वेरी गुड, मैंगो सावर। अच्छा, ये सब चीजें बेटा कंपटीशन के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आम की वर्षा क्या है बेटा, कुछ सुझाव दीजिए। आम बरसता है? हाँ, आम पकने लगता है। काहे पकता है? अरे आम काहे पकने लगता है? तो गांव देहात से अगर बिलोंग करते हैं तो आपने सुना होगा कि जब तक बारिश नहीं होती तब तक आम पकते नहीं, मेच्योर भले हो जाए। लेकिन अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो जैसे बारिश हो जाती है एकदम दनदनाता हुआ पकना शुरू हो जाता है। पकने की प्रक्रिया अलग है। एक्चुअल में एथिलीन नाम सुना है? वो ये सब पकाने के बड़ी जिम्मेदार होती है, एथिलीन, है ना बेटा? तो ये मुझे लगता है कि बारिश के बाद ये सब रिएक्शन थोड़ा शायद तेज हो जाता होगा, जो भी वजह हो। और नहीं तो आर्टिफिशियल एथिलीन से पकाते हैं उसको हम लोग। वो कार्बाइड और वाइड क्या यूज करते हैं सब ना, तो वैसे ही कंडीशन हो जाती है। लेकिन वो आर्टिफिशियल ठीक नहीं है, नेचुरल ठीक है, वो उचित मात्रा में। या तो झोंक की कार्बाइड, अरे बड़ी बुरी गति है साहब। केले वेले को तो मैंने देखा है, वो टब में पानी वानी जैसा क्या घोले रहते हैं, वो डुबो के निकालते हैं, ट्रांसपोर्टिंग भर में पक जाता है। हाँ 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 हाँ, वो जैसे ट्रांसपोर्ट ट्रक पे लोड करने के पहले उसको पानी में डुबो डुबो के रख देते, वो उतने देर में जहां पहुंचा उतने देर में पक के तैयार हो जाता। तो वो सब मुझे लगता है कि हार्मफुल तो हो गई हेल्थ के लिए। 12 लिखें, शुरुआत करें। लिखें, वर्षा काल से पूर्व जब पवन के क्रम में परिवर्तन प्रारंभ होता है तो, जब पवन के क्रम में क्या बेटा परिवर्तन प्रारंभ होता है तो केरल के मालाबार तट पर, केरल के मैदानों का क्या नाम है बेटा? हाँ, वेरी गुड, केरल के मालाबार तट पर एक स्थानीय पवन का क्रम विकसित होता है। एक स्थानीय पवन का क्रम क्या होता है बेटा? विकसित होता है। अर्थात पवन सागरों से स्थल की ओर चलने का क्रम प्रारंभ करते हैं। सागरों से स्थल की ओर चलने का क्रम प्रारंभ करते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये अभी ग्लोबल इंपैक्ट नहीं है, अभी ये क्या है बेटा? लोकल इंपैक्ट है। प्रारंभ करते हैं जिससे केरल के मालाबार तट पे वर्षा होती है, जिससे केरल के मालाबार तट पे क्या होती है बेटा? बारिश होने लगती है। जो इस बात का सूचक है कि जो इस बात का सूचक है, इंडिकेटर है कि
मानसून काल प्रारंभ होने जा रहा है। लिखें, साथ ही इस बात का द्योतक भी होते हैं कि अब आम पकेंगे। क्लियर है बेटा? अरे बारिश वारिश होगी तभी ना पकेगा, तो ये एक इंडिकेटर हो जाता है कि अब आम पकने वाले हैं। क्लियर है बेटा? इसी कारण इसे आम्र वर्षा कहते हैं। इसी कारण इसे क्या बेटा, आम्र वर्षा या मैंगो सावर कहते हैं। क्लियर है? मोटे मोटे रूप में अगर बोलना है तो ये बोलें, वर्षा काल से पूर्व केरल के मालाबार तट पे होने वाली वर्षा मैंगो सावर कहलाती है, आम्र वर्षा कहलाती है। उसे इम्पैक्ट क्या होता है नहीं होता वो अलग चीज है। आम्र वर्षा इसलिए कहा गया कि आम के फसलों के पकने का एक द्योतक है, ये निशानी है ये, तो लोगों ने नाम दे दिया मैंगो सावर। क्लियर है? अगला, बस बेटा इतना रहे कि 40-50 शब्दों में निपटा पाए, ताकि मेंस में जब भी आएगा ये 50 शब्द से ज्यादा का नहीं आएगा। आगे आया बेटा, कॉफी की वर्षा। अच्छा, भारत में कॉफी की खेती होती है? भारत में कॉफी की खेती की जाती है, चाय की तो होती है, कॉफी की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? हाँ? डर कहाँ रहेगा? कर्नाटक में होती है। कर्नाटक के तटों का क्या नाम है? हैं? कर्नाटक के मैदानों का या तटों का कोई नाम दिया गया था? जोर से बोलिए, मंत्र मत पढ़िए। नहीं बेटा, अभी तो मालाबार आ गया है। केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, कर्नाटक के तट को कन्नड़ का या कनारी का तट कहते हैं। याद कर लो, कन्नड़ माने कर्नाटक, कर्नाटक माने कन्नड़, भाषा भी है वो, मैदान का नाम है, कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है ना बेटा? लिखें, वर्षा, संक्षेप में बेटा लिखेंगे, दो दो लाइन। वर्षा काल से पूर्व कर्नाटक के कन्नड़ ब्रैकेट में कनारी, ये सब नाम याद रखिए भैया, कि मैदानों में होने वाली पहली वर्षा कहवे की फसल के लिए, काफी की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है। अत्यधिक क्या है बेटा? लाभदायक होती है। ठीक है? इस कारण इसे काफी की वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहते हैं। इस कारण इसे क्या बेटा, काफी की वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा बेटा, तकलीफ नहीं होगी परीक्षा में, है ना? कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस वाला मामला नहीं है। लोकल नेम दिया गया है, उस नाम को क्यों दिया गया, थोड़ा सा उसका कारण और कहाँ, ये अगर आपको पता है तो ठीक है। आगे, चाय की वर्षा। चाय की वर्षा कब होती है? एकदम सुबह सुबह, है ना, घरों में ताबड़तोड़ चाय। हाँ, चाय जो है ना बेटा, एक बड़ा एक विचित्र सा शब्द है, टी। शब्द का मतलब यह है कि अलग अलग संदर्भ में इसका अलग अलग अर्थ है। चाय माने बनी बनाई चाय भी होती है, चाय माने चाय की पत्ती भी होती है।
किस संदर्भ में आप बोलते हैं? चाय माने चाय की फसल भी होती है, जो चाय की फसल है उसको भी चाय की फसल ही बोला जाता है। पत्ती को चाय की पत्ती कहा जाता है। बनी बनाई चाय को चाय कह के ही काम चला लेते हैं, है ना। अब डिपेंड ये करता है कि आपने इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बोले कि चाय दीजिए, तो चाय की पत्ती तो देगा नहीं आपको, वो बनी बनाई चाय देगा। हाँ, किसी जनरल स्टोर की दुकान पे जाके कहा आपने कि मुझे चाय चाहिए, तो बोलेगा घर में भाई 1 कप चाय बनवाइए इनके लिए। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर वो समझ जाएगा कि आपको चाय की पत्ती चाहिए। लेकिन जहाँ चाय की खेती होती है वहां चाय अगर आपने बोला तो उसे फसल का द्योतक माना जाता है। अब यहाँ पे पता नहीं कौन सा शब्द है। चाय की वर्षा, हमारे कई मित्रों ने समझा कि बस कप लेके थोड़ा सा हाथ निकाल के खड़े होना है, ऐसा नहीं। एक्चुअली यहाँ फसल का द्योतक है। चाय की वर्षा का मतलब, तो चाय की खेती के लिए, अच्छा चाय की खेती हम लोग क्या नहीं होती? ये कितना बढ़िया रहता कि चाय की खेती होती, सुबह सुबह ग्रीन टी अपने खेत वाली पीते, 400 पत्ती तोड़ लाते और ग्रीन टी पी लेते। तो हमारे यहाँ नहीं होती, क्यों? जो भी बोला करिए बेटा जोर से बोला करिए। कैसी होनी चाहिए जलवायु? ठंडी? अभी केरला में चाय की खेती होती है, प्रायद्वीपीय भारत में चाय की खेती होती है। क्या वहां टेम्परेचर कम होता है प्रायद्वीपीय भारत में? श्रीलंका में चाय की बहुत ज्यादा खेती होती है। चाइना में चाय की बहुत खेती होती है। कहाँ से टेम्परेचर कम होता है वहां? नहीं बेटा, टेम्परेचर कम की आवश्यकता नहीं होती। असम में चाय की खेती होती है। असम में ठंडी पड़ती है क्या? एक अपवाद देखने को मिलता है दार्जिलिंग वगैरह का इलाका, और थोड़ा टेम्परेचर घटता है कभी कभी, शीतकाल में टेम्परेचर काफी घट जाता है। नो, ये किसने आपको बता दिया कि चाय के लिए बहुत ठंडा टेम्परेचर? पूरे यूरोप में चाय कहीं होती है? अरे पूरे यूरोप में चाय की कहीं पैदावार होती है? कनाडा में चाय की खेती होती है? अमेरिका में चाय की खेती होती? चाय के धाकड़ जो देश है ना, वो चाइना है, भारत है और श्रीलंका है। चाय का उत्पादन बहुत हैंडसम करता है भारत, निर्यात नहीं कर पाता ज्यादा, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत अधिक है। माने घरेलू जो चाय की खपत है वही बहुत ज्यादा है। भारत से कम उत्पादन करता है श्रीलंका, चाय का उत्पादन कम करता है, लेकिन श्रीलंका निर्यात ज्यादा कर लेता है क्योंकि उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं है। भारत में तो अ, आप लोग बच्चे हो, बहुत आइडिया नहीं, पिछले 30-40 सालों से कल्चर बना है। भारत में चाय वाय पीने का कहाँ कल्चर रहा है? ये तो आधुनिक जो जमाना आ गया उसमें चाय हो गया, बेड टी, धमाका टी, ये सब शुरू हो गया। भारत में ना भैया, सुबह सुबह गुड़ का शरबत 1 बाल्टी बढ़िया क्वांटिटी में, और 4 लोग मिलके छक के पीते थे, दिन भर काम करते थे, है ना। फिर आ गया चाय, तो शुरू में गुड़ वाली चाय, चीनी नदारत थी गांव में, तो अब तो धीरे धीरे चाय, और उसमें अब तरह तरह की वैरायटी, और कुछ नफासत वाले जो लोग हो गए वो डिप वाली चाय और ग्रीन टी और धमाका टी, सब नाम आ गया। चाय ओरिजिनली चाइना का पेय पदार्थ है, सुन लो थोड़ा। मैंने चाय का ओरिजिनेशन चाइना से है, वो चाय पीते हैं और उन्हें चाय पीने का ढंग पता है। हम लोग चाय आधुनिक जमाने में पीना तो शुरू कर दी, लेकिन चाय पीने का ढंग ही नहीं पता, बेढंगे हो गए। चाय के साथ चाइना में कभी दूध नहीं मिलाया जाता। वो पूरे चाइना में चाय पी जाती है, खूब बढ़िया पी जाती है, लेकिन वो चाय के साथ कभी दूध नहीं मिलाते, वो चाय पीते हैं। भारत में दूध दही वाला इलाका, ठीक है, तीनों का खिलाओ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो चाय के साथ दूध मिलाना शुरू कर दिया। इसी बहाने दूध चला गया। दूध तो नहीं जा रहा है, जहर जरूर जा रहा है। भयानक, आप एसिड पी रहे होते हो।
चाय की जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ एसिड पी रहे हो, तो इससे बहुत गंभीर समस्या पैदा हो रही है ढेर सारे लोगों को। इवन एक कप चाय पीने की तकलीफ हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे भी देखो तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बात करते हैं, सिर्फ 2 चाय पीता हूँ, एक सुबह एक शाम को। काहे पीते हो? एक कप टॉयलेट क्लीनर वाला एसिड लेके पी लो। तो चाय अच्छा भारत में कैसे आ गई, ये भी थोड़ा सुनो। इसकी भी बदमाशी अंग्रेजों ने किया। व्यापारी लोग थे ना बेटा, तो व्यापारी लोग हमेशा जगह बनाते रहते हैं ना, व्यापार के नए नए एरिना। अभी भी अंग्रेजों के जमाने की ढेर सारे जो चाय के बागान हैं, फैक्ट्रियां अभी भी चल रही हैं। एक चाय आप लोग बहुत पीते हो, ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, बिकती है मार्केट में धड़ल्ले से और रिनाउंड है। अंग्रेजों के जमाने की चाय अभी भी बिक रही है। प्रॉफिट कमाते थे ना बेटा उससे। तो एक्चुअल में चीन के साथ इनका व्यापार होता था। बाय द वे, संवैधानिक इतिहास आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने पढ़ा कि अंग्रेजों का चीन के साथ व्यापार होता था। वो चीन के साथ अफीम का व्यापार करते थे। माने भारत से ओपियम, अफीम, अफीम की खेती भारत में होती थी, तो ये अफीम ले जाके चीन में बेचते थे। और उसका जो भी उपयोग कोई करे, अफीम का नकारात्मक यूज भी है, सकारात्मक भी है। मेडिसिन बिना अफीम के बनती ही नहीं। जितनी आपको सेंसलेस करने वाली मेडिसिन है सब अफीम वगैरह से, पेन किलर बहुत ढेर सारे अफीम से बनते हैं। तो मेडिसिन में भी बहुत हैंडसम यूज है, नशे में भी उपयोग है उसका। हेरोइन, स्मैक और क्या क्या सुना ही आपने। अब चीन उसका क्या करता था वो चीन जाना है, लेकिन चीन में निर्यात होता था, तो चीन आना जाना था। तो वहां के लोग अंग्रेज व्यापारियों को चाय सर्व करते थे। वो चाय हनी के साथ पीते, शहद के साथ पीते, और उसमें दूध नहीं मिलाया जाता। बॉयल करते हैं लीफ और उसको छानते हैं, उसमें हनी मिलाते हैं, पीते हैं। तो इन लोगों को लगा कि यार ये तो कुछ बढ़िया है और भारत में चल के कोशिश की जाए। तो वो चीन से भारत में चाय चली आई और भारत में उन्होंने लोगों को ट्रेन किया। लेबर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना बेटा, पत्तियां हाथ से तोड़नी पड़ती हैं, आज भी हाथ से तोड़नी पड़ती हैं। वो सब कर अच्छा, भारत में श्रम शक्ति तब भी ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा है, तो उसका कोई परेशानी नहीं थी। तो उन्होंने भारत में देखा कि ये चाइना की क्लाइमेट से थोड़ा मिलता जुलता क्लाइमेट है, तो यहाँ पे चाय की खेती किया। खास करके तमिलनाडु से ढेर सारे तमिलों को वो श्रीलंका लेके चले गए, वो भी उन्हीं के कब्जे में था। श्रीलंका लेके चले गए, श्रीलंका में चाय की खेती करने लगे। और चाय की खेती कौन कर पाए? जो यहाँ के ट्रेंड लोग थे, उन्हीं को अंग्रेज लेके गए तमिल। अब श्रीलंका में एक नई समस्या पैदा हो गई आज की डेट में। जैसे पूरा जाफना प्रायद्वीप देखते हो, श्रीलंका का तमिलों का बड़ा भयानक विरोध है। तमिल उसको स्वतंत्र कराने के लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है आपको पता है कि वहां संगठन हुआ करता था जिसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। पूरी मलेशिया उनकी थी, जंग हो गई, महीनों लड़ाई हुई श्रीलंका की सेना के साथ और तमिलों के साथ, यानी लिट्टे के साथ। मैंने जितने हैवी वीपन थे युद्ध के, सब प्रयोग किया श्रीलंका ने। बड़ी मुश्किल से पार पाए महीनों के बाद। वी प्रभाकरन जो उसके लीडर थे वो मारे गए, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी वो जिंदा। ये इनकी देन थी। यहाँ से ले गए चाय के श्रमिकों को और वहाँ एक नई, अब जाहिर सी बात है कि इलाके में तमिल बहुत ज्यादा हो गए, तो अपनी ऑटोनॉमी की, अपनी कुछ खासियत, कुछ अपने स्वैत क्षेत्र की मांग करने लगे। धीरे धीरे बवाल हो गया। बहरहाल, तो चाय की खेती अंग्रेजों ने शुरू किया, लेकिन समस्या ये थी कि भारतीय चाय से एकदम अनभिज्ञ थे और वो बिल्कुल चाय नहीं पीते थे। आप सुनोगे बहुत ढेर सारे लोगों को कहते हुए कि चाय तो मैं पीता नहीं था, इधर पीने लगा। हमारे यहाँ चाय वाय पीने का कल्चर नहीं है, और चाय की टेस्ट इतना बढ़िया नहीं है कि सब लोग पीने लगे। वो तो एडिक्शन हो गया। अब बाकी की बात छोड़ दो, मैं अपनी बात बताऊं। मैं 12th तक था तो चाय की महक खाली आ जाए तो वोमिटिंग होने लगती थी, चाय पीना तो छोड़ दो। तो अब ये धीरे धीरे आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिन चीजों को आप रेगुलर यूज करते हैं, तो धीरे धीरे आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो उन्होंने चाय की खेती का जबरदस्ती इंडियन को पिलाने लगे चाय, जबरदस्ती। वो जैसे कोई सार्वजनिक रास्ता होता था ना बेटा, जहाँ से लोग आते जाते थे, वहां बीच में टी स्टॉल लगाते थे और पुलिस वाले रोक रोक के
चाय पियो फ्री में, पैसे से नहीं, फ्री में। तो जियो वाला फार्मूला लगाया, रिलायंस जियो वाला, पहले फ्री में पिलाते पिलाते पिलाते। कुछ लोग तो, मेरे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बताते थे कि यही हर्रा के चुंगी से जब कलेक्ट्री जाते थे तो रास्ते में गिरते थे सब, अंग्रेजों के शासनकाल में, तो रोक के चाय देते थे। कुछ लोग तो नजर बचा के फेंक ही देते थे, वो दिखे ना। धीरे धीरे भारत में कहर बरपा दिया उन लोगों। और पूरे भारत में मुझे लगता है किसी की सुबह नहीं होती बिना चाय के। ये चाय की खेती का बेटा आलम है। अब ये कि चाय की फसल का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, क्लियर है। और चाय की फसल के पत्तों की खाद होनी चाहिए। इसका मतलब है कि चाय उन इलाकों में होगी जहां लंबे लंबे वृक्ष हों। ठंडे क्षेत्रों में लंबे वृक्ष और छायादार वृक्ष नहीं होते, टाइगा वनस्पतियां होती। तो पहली तो कहानी वहीं खत्म हुई। दूसरा कि पत्तों की खाद बहुत सूट करती है। वन प्रदेश वाले इलाके हों, असम में काफी वन प्रदेश है, तो वो चाय की खेती होती है। और दूसरा कि चाय हमेशा ढाल वाले इलाके पे होती है, प्लेन पे नहीं होती। चाय की फसल को पानी बहुत चाहिए, लेकिन बहता हुआ पानी चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वाटर लॉगिंग अगर होगी, पानी का जमाव अगर होगा, तो चाय की फसल खराब हो जाती है। जैसे हम लोग क्या अरहर है ना, तो खैर अरहर को बहुत पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन अरहर के खेत में अगर पानी लग गया, आप लोगों को नहीं पता, गांव देहात से नहीं बिलोंग करते, लेकिन अरहर के खेत में अगर पानी जमा हो गया तो 2-3 दिन में ही फसल खत्म हो जाएगी। तो चाय का भी कुछ ऐसा, लेकिन अरहर को बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती, चाय को बहुत पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन रनिंग वाटर चाहिए, बहता हुआ जल चाहिए। तो ये क्लाइमेट कहाँ मिलेगा बेटा, जहां वर्षा अधिक हो और ढलुआ हो और पत्तों की खाद मिलती रहे, यानी वृक्षों के जो पत्ते गिरते हैं उनकी खाद जो बनती है वो इनके लिए सुटेबल हो। तो भारत में उसकी खेती होती है। बहरहाल, अब इसको चाय की वर्षा क्यों कहा गया, चाय की वर्षा कहा गया, इसको नार्वेस्टर भी कहते हैं, इसको काल बैसाखी भी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? तो थोड़ा मैप पे नजर रखिए। स्पेशली जब अप्रैल आता है बेटा, तो अब उत्तर भारत की हीटिंग बेतहासा बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि सूर्य धीरे धीरे पहुंच रहा होता है कहाँ बेटा, कर्क रेखा पर। अब ताप विशुद्ध स्थापित होने लगती है कहाँ, कर्क रेखा पर। दक्षिण में तो गुल नहीं खिला पाए उतना, क्योंकि सागर न्यूट्रलाइज कर रहे थे। लेकिन जब उत्तर की ओर ताप विशुद्ध बढ़ता है, तो अब यहाँ सागर वहां पे इंटरफेयर नहीं करते, तो टेम्परेचर बेतहासा बढ़ने लगता है। और टेम्परेचर जब बेतहासा बढ़ता है, तो यहाँ पे एक पवन चला करती है जिसको हम लोग बोलते हैं पछुआ पवन। लेकिन गंभीर जब ग्रीष्म काल आता है, तो पछुआ पवन को एक लोकल नेम दे देते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं लू, हीट वेव्स। तो लू या हीट वेव जो चलती है वो पछुआ ही तो होती है, और क्या होती है। लेकिन चूंकि वो आ रही होती है राजस्थान वगैरह के इलाके से, जो बहुत गर्म रहता है, इसलिए हवा बहुत गर्म हो जाती है, बहुत हाई टेम्परेचर, अरे आग लगता है जैसे शरीर जल जाएगी, इतनी गर्म होती है। वो जो प्रचंड रूप धारण करती है, तो ये बढ़ती है हमारे उत्तर प्रदेश से होते हुए, ये कभी कभी बिहार को क्रॉस करके पश्चिम बंगाल तक पहुंचने लगती है, और पश्चिम बंगाल से होते हुए असम के इलाकों की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। जब ये तेज होती है तो, और सागर एम्बुश करके वहीं इंतजार करता है, दिख जाओ मेरे इलाके में। और आप गौर से देखो, अब जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी सागरों से नजदीकियां बढ़ रही, और सागर बस घात लगा के यही इंतजार करता है ना। वो मिलिट्री लैंग्वेज में एक वर्ड यूज किया जाता है, एम्बस। तो एम्बुश किए रहते हैं कि मेरे इलाके में दिख जाओ, और जैसे इनके इलाके में प्रवेश करते हैं, दन दनाते हुए हमला बोल देते हैं। यानी जैसे उस इलाके में गर्म हवा पहुंचती है, पूरे इलाके में लो प्रेशर क्रिएट होता है, और उसी समय सागरों में अपेक्षाकृत हाई प्रेशर रहता है। सागरों की हवाएं दन दनाते हुए अंदर घुसने लगती हैं, और गर्म हवा और ठंडी हवाओं की टक्कर, और छोटे छोटे साइक्लोन, पूरे इलाके में दन दनाते हुए बारिश। और इससे पहले कि चाय की फसल बर्बाद हो, घात लगा लिया जाता है, एम्बुश कर लिया जाता है।
यानी सागरों की ठंडी हवाएं पहुंच जाती हैं इंटरफेयर करने के लिए और बारिश शुरू होने लगती है। इससे चाय की फसल बच जाती है। क्लियर है बेटा? लेकिन ये बहुत लोकल टाइप का असर होता है, ये बहुत बड़ा असर नहीं होता। अचानक बादल आएंगे, अचानक बारिश होने लगेगी, माने जो भी होगा एकदम सडन होता। कभी कोलकाता वगैरह जाए तो देखें, अनएक्सपेक्टेड। जैसे हीटिंग बढ़ी, बीच में हम लोग के यहाँ भी 2 4 6 दिनों के लिए हो गया था, सुबह खूब धूप और शाम तक माहौल हो जा रहा था बढ़िया। इधर तो 3 4 दिन से जो आफत मची वो अलग चीज है। लो प्रेशर बेल्ट बना तो बादलों को खींच लिया, अब ये है इधर उधर घूम रहे हैं तो असर तो होगा ही। क्लियर है बेटा? तो चूंकि इस वर्षा से अगर पछुआ उस इलाके में पहुंच गई जहां चाय की खेती होती है, पूरी फसल खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। पहुंचती तो है, लेकिन इनके पहुंचने के साथ ही साथ ये भी पहुंच जाते हैं। बंगाल की खाड़ी की ठंडी हवाएं उस इलाके की ओर मूव कर जाती हैं और छोटे छोटे लोकल साइक्लोन, खूब बारिश हो जाती है, लेकिन लंबी नहीं होती। आनन फानन में होगी, घंटे 2 घंटे होगी, बारिश बंद होगी, लेकिन ये रेगुलर पैटर्न चलेगा। जब उधर से गर्म हवा आई तब प्रतिक्रिया आएगी। नहीं आएंगे तो फसल सुरक्षित है, आएंगे तो फसलों को खतरा है और बचाने वाले तुरंत पहुंचते हैं। इसे चाय की फसल क्या होती है बेटा? बच जाती है। इसलिए उसको नाम दे दिया गया चाय की वर्षा। क्लियर है बेटा? हाँ, पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी भी कहते हैं। एक्चुअली वैसाख के महीने का ही मामला होता है ज्यादातर। हिंदी का महीना पता है ना? अरे वैसाख के बाद आता है जेठ, तो वही अप्रैल का महीना मान लो आप। तो वहां पे लोकल लोग इसको काल वैसाखी भी कहते हैं। कुछ लोग इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, लेकिन नॉर्वेस्टर मैंने कई दफा आपको बताया कि न्यूजीलैंड में पर्वतों से उतरने वाली गर्म हवा का नाम है। क्योंकि ये लू जो आती है ना, वो थोड़ी गर्म रहती है, इसलिए वहां के लोग इसको नॉर्वेस्टर कह देते हैं, जिसकी प्रक्रिया में बारिश हो जाती है। कुछ आइडिया लगा? अब लिख सकते हैं? लिखें, लिखें। अप्रैल के अंत तथा मार्च के महीने तक उत्तरी भारत सूर्य के उत्तरायण होने के कारण अत्यधिक गर्म हो चुका होता है। अत्यधिक गर्म हो चुका होता है। पछुआ पवन का प्रभाव बढ़ने लगता है। जिसे स्थानीय स्तर पे हम लू कहते हैं। लू को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। ठीक है बेटा? कभी कभी इसका प्रभाव तीव्र होने लगता है, तेज होने लगता है। ठीक है बेटा? पछुआ पवन का प्रभाव, ब्रैकेट में लू का प्रभाव, उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक होने लगता है। पश्चिम बंगाल लिखा है बेटा? कामा करके लिख ले, पश्चिम बंगाल असम तक होने लगता है। लिखें, यह गर्म पवन चाय की फसल के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। यह पवन चाय की फसल के लिए क्या बेटा? अत्यधिक नुकसानदायी होती है, हानिकारक होती है। ठीक है?
जैसे ही यह पवन उस क्षेत्रों में प्रवेश करती है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, लो प्रेशर बेल्ट बनता है। ठीक है बेटा। उसी समय सागरों पर अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब रहता है। क्यों? उसी समय सागरों पर अपेक्षाकृत क्या रहता है बेटा? उच्च वायुदाब रहता है। क्यों का उत्तर नहीं दोगे, खाली लिखोगे। सागर रिस्पॉन्ड नहीं करते तेजी से ताप को और ठंडक को। जितना तेजी से स्थल रिस्पॉन्ड करेगा, कितनी दफा बताया जा चुका है आपको, उतनी तेजी से सागर ताप को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। स्थल तेजी से गर्म होंगे, सागर नहीं गर्म होगा। और स्थल तेजी से गर्म होंगे तो लो प्रेशर बनेगा, सागर पे भी बनेगा लेकिन उतना लो नहीं बनेगा, तो तुलनात्मक रूप से उससे हाई प्रेशर हो जाता है। मैंने कई दफा आपको बताया बेटा कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर कोई मानक नहीं है, ये एक तुलनात्मक शब्द है। स्थलों की तुलना में यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर होगा तो पवन चलेंगे। किधर से? लो प्रेशर से। अच्छा, अरे मेरी जाल में मत फंसो भाई। एक अपवाद नहीं है, मैंने पहली बार ही जब पढ़ाते समय बताया था, पूरी ज्योग्राफी में नॉट ए सिंगल एक्सेप्शन, है ही नहीं कहीं अपवाद। इस धरती पे पवन जब भी चलेंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे, लो से हाई की ओर थोड़ी चलेंगे। हाई से लो की ओर चलेंगे। क्लियर है बेटा? जाहिर सी बात है, पवन सागरों से स्थल की ओर चलेंगे, और सागरों से अगर जाएंगे तो नमी लेके जाएंगे। नहीं, मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ पढ़ाते समय, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि आप सतर्क हो कि नहीं हो, है ना बेटा? तो जाहिर सी बात है कि अगर सागरों की ठंडी हवाएं बढ़ी, उधर गर्म हवा और इधर की ठंडी हवा मॉइस्चर से भरी और हो जाती है बढ़ंत, और छोटे छोटे साइक्लोनिक इंपैक्ट क्रिएट होने होते हैं। क्लियर है बेटा? लास्ट लाइन बोलो, क्या लिखा? सागरों पर अपेक्षाकृत उच्च वायु होता है। सागरों की हवाएं स्थलों की ओर चल पड़ती हैं। ये लोकल इंपैक्ट है बेटा। सागरों की हवाएं किधर बेटा? स्थल की ओर चल पड़ती हैं। गर्म पवन तथा ठंडी पवन के टक्कर के परिणाम स्वरूप, टकराने के परिणाम स्वरूप इस संपूर्ण क्षेत्र में छोटे चक्रवातों का प्रभाव बढ़ता है। जिसे स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्तर पे काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर कहा जाता है। जिसे स्थानीय स्तर पे क्या बेटा? काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है? हाँ, इससे वर्षा होने लगती है। क्या होने लगता है बेटा? बारिश होने लगती है, जो चाय की फसल के लिए जीवनदायी हो जाती है। जो चाय की फसल के लिए जीवनदायी हो जाती है, जीवन प्रदान कर देती है।
इसी कारण इसे चाय की वर्षा या टी सावर भी कहते हैं। इसी कारण इसे चाय की वर्षा या टी सावर भी कहते हैं। देखो बेटा, एक लाइन का मामला था, चाय की वर्षा काल वैसाखी नार्वेस्टर कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल असम के इलाके में। रट लो, इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। आप हायर कंपटीशन में हो तो इसका मैकेनिज्म अगर आपने नहीं समझा तो फिर परेशानी हो जाएगी। प्री में ज्यादा नहीं होगी, मेंस में एकदम हो जाएगी। वो पूछेंगे कि चाय की वर्षा का कारण क्या है, काल वैसाखी का कारण क्या है। अदरवाइज 50 शब्द में क्या लिखोगे? ऐसा क्वेश्चन 50 शब्द का दिख रहा है, अरे सीधा सीधा चाय की वर्षा कहाँ होती है, नाम लिख दो। हाँ, ये भी आता है, 5 नंबर का, 2 नंबर का, ये भी आता है। तो थोड़ा सा बेटा, जब भी मैंने क्या कहा कि जब भी कोई चीज पढ़ेंगे तो हम क्यों के पीछे भागेंगे। क्या तो हो ही गया, लेकिन क्यों जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, कम से कम हायर कंपटीशन में। और आप क्या करते हो कि क्या पे ज्यादा फोकस किए रहते हो। अच्छी बात है क्या पे फोकस करना, लेकिन क्यों अगर आप नहीं आता तो सिविल सर्विसेज के लिए आप एक अच्छे प्रतिभागी नहीं है, क्योंकि एक जंग ऐसी होगी जहां आपको इसी पे फोकस करना होगा और उसको पार करके ही आगे बढ़ना है। बिना उसको पार किए आप आगे निकल नहीं सकते। एक चीज मैंने नोटिस किया बेटा कि जो मेरे संस्थान से बच्चे जुड़े रहे हैं, और मैंने कहा कि जादू रात भर में नहीं होता, ओवरनाइट यहाँ कोई मिरेकल नहीं होता, लेकिन ये मैंने जरूर देखा कि जो बच्चे संस्थान का साथ छोड़े नहीं, सफल जरूर हुए। हाँ, साल भर लगा हो, 2 साल लगा हो, लेकिन वो सफल हो के रहे। ये मेरी भी थोड़ी सी कह लो भाग्य है और बच्चों का भाग्य है। या तो सफल होने के लिए मेरे यहाँ आ जाते हैं, या हो सकता है सफल होने वाले ही मेरे यहाँ आ पाते, जो भी वजह हो। क्योंकि मैं बस एक चीज की प्रत्याशा करता हूँ बेटा, जैसे जो भी बच्चे आते हैं, कम हो संख्या ज्यादा हो संख्या, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई मायने ही नहीं है। मायने सिर्फ ये है कि बच्चे कमिटेड कितने हैं, अपने लक्ष्य को लेके उनका कमिटमेंट कितना, बस आपका कमिटमेंट होना चाहिए। रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, कैसे नहीं आएगा। हाँ, बस ये है कि एक बार ना आए अगले बार आए, आएगा जरूर। कमी बेसी को अपने परखते रहिए और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको दिक्कत होगी। 12 एक और रह गया बेटा, देखो उसको भी क्लियर करते हैं। बारदोई सिला, मुझे लगता है यही होगा। तो सारा मामला यही है बेटा, है ना, सारा मामला यही है। लेकिन असम में इस बारिश को हम लोग नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी न कह के बारदोई सिला कहते हैं। कभी कभी बारिश बहुत होती है, जैसे इस बार आपने देखा कि अप्रैल में बाढ़ आ गई थी असम में। हाँ, जब अभी वही तो देख के सिहरन हो गई कि अभी तो वर्षा काल शुरू ही नहीं हुआ और भारत का एक इलाका बाढ़ में डूबने लगा। अभी अमन चैन से है, अभी कोई वहां दिक्कत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि अप्रैल मई में वहां बाढ़ आना शुरू हो गई थी, तो उसके पीछे यही कारण है। ये लोकल इम्पैक्ट कभी कभी इतना तेज हो जाता है। अच्छा, असम की क्या खास बात है बेटा, वो एकदम घिरा हुआ इलाका है, 3 ओर से हिमालय ने घेर के, और बीच में आप देखो एक ब्राउन कलर निकला हुआ दिख रहा है, गौर से देखो। तो उधर 3 ओर से तो घिरा ही है, एक ब्राउन कलर उधर निकला हुआ दिख रहा है, जिसको गारो खासी जयंती हम लोग कहते हैं। इस इलाके में अगर मॉइस्चर वाली हवा पहुंच गई तो भागने नहीं देते। किधर भागोगे? फनल जैसा है, कीप जैसी संरचना है, भागने की कहीं जगह ही नहीं है, वहां से कहाँ भाग के जाओगे। इस कारण बेटा उस इलाके में बारिश हो ही जाती है, तो असम में भी हो जाती है। लिखें, अब यही लिखाएंगे बेटा, फिर कहानी में रिपीट नहीं करूंगा। हाँ लिखें, वर्षा काल से पूर्व असम में होने वाली वर्षा बारदोई सिला के नाम से जानी जाती है। नाम याद रख लीजिएगा, पलट के हमला बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगी।
तो हम लोगों ने क्या शुरुआत किया था बेटा? शुष्क मानसून काल। अब थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया, मैं कभी कभी उत्साही हो जाता हूँ, तो मुझे पहले शीतकाल पे बात कर लेनी थी तो क्रम सही रहता। अब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और क्या। तो हेडिंग बना लें, अभी शुष्क पे ही बात करेंगे बेटा। शुष्क मानसून काल में दूसरा है क्या? दूसरा नहीं था तो ये पहला, लेकिन हम लोग दूसरे पे लिखें, क्या हर्जा है? लेकिन शीतकाल। शीतकाल हमारे यहाँ कब से कब तक माना जाता है बेटा? देखिए, मध्य दिसंबर से लेके माने जिसको आप शीतकाल कह सकते हो, वैसे ऑफिशियली तो अक्टूबर से ही देखोगे तो सुबह शाम थोड़ी सी ठंड की अनुभूति होने लगेगी। दशहरे के मेले वेले मैंने कुछ लोगों को स्वेटर पहन के भी घूमते हुए देखा है तो इसका मतलब है कि ठंड का इम्पैक्ट तो शुरू हो ही जाता है, लेकिन अभी उसका ब्रॉडर इम्पैक्ट नहीं आता। यानी सुबह शाम इम्पैक्ट तो दिखता है, मिड डे में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता, क्योंकि अक्टूबर में थोड़ी सी हीटिंग रहती है, हमारे यहाँ गर्मी रहती है दिन में। लेकिन नवंबर दिसंबर जाते जाते अब टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होता है और 15 दिसंबर से एकदम खुल के इम्पैक्ट दिखने लगता है। देख लें, 15 दिसंबर से लेके फरवरी तक भारत में गंभीर शीतकाल माना जाता है, या शीतकाल माना जाता है, ऐसा लेते। थोड़ा सोचिए कि ऐसा क्यों? अरे सब कुछ पढ़ाया है बेटा, सोचने में सक्षम है। ऐसा क्यों? क्योंकि 21 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पे पड़ती हैं। सूर्य साउथ वर्ड जितना जा सकता था उतना चला जाता है, क्योंकि साउथ की तरफ बेटा थोड़ा सागरों का आधिक्य है, इसलिए इम्पैक्ट बहुत तेजी से नहीं होते, होते तो हैं, थोड़ा वक्त लगता है। तो ये मान के चलो कि दिसंबर और जनवरी के आसपास वो मकर रेखा के ही इर्द गिर्द रहता है। तो जाते हुए भी टाइम लगता है, आते हुए भी टाइम लगता है, तो उस बीच में लगभग वो मकर रेखा के इर्द गिर्द रहता है। और चूंकि सागरों के कारण ये प्रभाव उत्पन्न होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में आ जाता है। और उत्तर भारत नहीं बेटा, पूरा उत्तरी गोलार्ध ठंडक की चपेट में आ जाता है। आप कहेंगे तो फिर प्रायद्वीपीय भारत नहीं आता? नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि फिर सागर अपना मोर्चा संभाल लेते हैं कि मेरे रहते रहते ठंडक, ये तो हो ही नहीं सकता, और मेरे रहते रहते गर्मी, ये हो ही नहीं सकती। तो प्रायद्वीपीय भारत में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए था, लेकिन वह इम्पैक्ट फिर नहीं हो पाता, क्योंकि फिर सागर मोर्चा संभाल लेते हैं। किसी भी कोस्टल एरिया में भारत में चले जाइए, अंबई, बम्बई, हुआ गोवा। मैं बम्बई की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो थोड़ा उत्तर की तरफ है, इम्पैक्ट दिख जाना चाहिए था, वो भी नहीं दिख पाता, क्योंकि सागर वहां ठंडक बढ़ने नहीं देते। अभी पिछले साल पर टीवी देख रहा था तो मुंबई में किसी ने बताया कि यहाँ कभी कोई जाड़े में स्वेटर नहीं पहनता, लेकिन एक दो लोग थोड़ा दिख गए थे स्वेटर पहने हुए, ताकि इस बार ठंड थोड़ी सी अनुभूति हो रही है। तो सागर जहाँ रहेंगे बेटा, मैंने बताया ना, वो टेम्परेचर को सम बनाए रखेंगे, अधिक होगा तो कम करेंगे, कम होगा तो अधिक करेंगे। लेकिन उत्तर भारत में फिर वही समस्या, जो समस्या गर्मी में हुई थी, ये अब कोई बचाने वाला नहीं है। तापमान बहुत तेजी से घटने लगा। थोड़ा लिखें बेटा, दिसंबर के माह में सूर्य की लंबवत किरणें, दिसंबर के माह में सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा के आसपास होती हैं, आसपास भी होती हैं, मकर रेखा पर भी होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वेरी गुड, के आसपास होती हैं। ताप विश्वत, ये सब शब्द प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जानते हो क्यों? एग्जामिनर को धमकाते हैं, सब आता है मुझे, मैं ऐसे भी लिख के काम चला सकते थे, लेकिन जब अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपके जो लेखन है उसमें ग्रेविटी आएगी,
और एग्जामिनर महसूस करेगा कि इस बच्चे को व्यापक समझ है। लेकिन ताप विषुवत मकर रेखा के आसपास स्थापित होने लगती है। वायुदाब की पट्टियों का खिसकाव भी दक्षिण की ओर होने लगता है। इसलिए संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल प्रारंभ हो जाता है। भारत में कर्क रेखा से उत्तर की ओर इसका प्रभाव कुछ ज्यादा ही प्रखर होता है, तेज होता है। क्लियर है बेटा? परंतु हिमालय के कारण यहां एक रक्षक है आपका, परंतु हिमालय के कारण ध्रुवीय पवने, पोलर विंड, भारत में प्रवेश नहीं कर पाते। चाइना वाइना में भयानक ठंड हो जाती है बेटा। हिमालय के कारण ध्रुवीय पवने कहा बेटा, भारत में प्रवेश नहीं कर पाते, जिस कारण शीतकाल में तापमान बहुत अधिक नीचे नहीं आ पाता। बहुत अधिक नीचे नहीं आ पाता। पवन का क्रम स्थलों से सागर की ओर होता है। इस कारण वर्षा नहीं हो पाती। इस कारण वर्षा नहीं हो पाती। इसे भी हम शुष्क मानसून काल के अधीन रखते हैं। शुष्क मानसून काल के अधीन रखते हैं, ठीक है। लेकिन एक मजेदार बात है बेटा कि पूरी तरह से शुष्क भी नहीं रहता, क्योंकि शीतकाल में हमारे यहाँ वर्षा हो जाती है। जनवरी में, फरवरी में हमारे यहाँ स्पेशली उत्तरी भारत में बारिश हो जाती है। तो शुष्क तो है, लेकिन इस शुष्क काल में हल्की फुल्की वर्षा हमें प्राप्त हो जाती है। और बहुत विस्तार से मैंने बात किया था, यह वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है। लो भूल गए हो बेटा, मुझे लग रहा है ना? क्या मैंने बोला था कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में प्रखर होता है। यानी जब उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल आता है, तब उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कुछ ज्यादा ही असर रखना शुरू करते हैं। और ऐसे ही कुछ चक्रवात भूमध्य सागर के आसपास आते हैं शीतकाल में। और ये चक्रवात पछुआ पवन का मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रहे हैं। इससे इनकी वर्षा करने की क्षमता क्रमशः घट रही है, लेकिन कुछ न कुछ वर्षा उत्तरी भारत में प्राप्त हो जाती है, जिसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। तो भूलते बहुत हैं बेटा आप, ये अच्छी बात नहीं एक विद्यार्थी के लिए। बार बार रिवाइज करिए, बोलने मत दीजिए।
पैरा चेंज करें। हाँ, किंतु शीतकाल में उत्तरी भारत में कुछ वर्षा की प्राप्ति हो जाती है। किंतु शीतकाल में उत्तरी भारत में कुछ वर्षा की प्राप्ति हो पाती है। तो कारण बेटा लिखना पड़ेगा, क्यों वाला मैटर बहुत जरूरी है। हाँ लिखें, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के, शीतोष्ण कटि टेम्परेट साइक्लोन के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही कुछ चक्रवात, ऐसे ही कुछ चक्रवात भूमध्य सागर के आसपास उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही कुछ चक्रवात कहाँ बेटा, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी के आसपास उत्पन्न होते हैं। पछुआ पवन का अनुसरण करके यह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम से किधर बेटा, पूर्व की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये उत्तरी भारत में प्रवेश करते हैं। उत्तरी भारत में प्रवेश करते हैं तथा कुछ मात्रा में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में वर्षा करते हैं। हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में क्या बेटा, वर्षा करते हैं, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ, इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, जिसे हम किस नाम से बेटा, पश्चिमी विक्षोभ, अंडरलाइन कर लीजिए, इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए, के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए क्या बेटा, अत्यधिक लाभदायक होती है। ठीक है, परंतु यह वर्षा मात्र सीमित स्तर पर ही होती है। मात्र सीमित स्तर पर ही होती है। और मुझे लगता है या तो सिविल में या तो पीसीएस में, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले साल ये कहीं देखा। यह वर्षा का पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न बिल्कुल क्लियर है कि पश्चिम से पूरब की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। क्यों घटेगी भैया, पश्चिम की ओर से आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये पश्चिम की ओर पहले बरसेंगे, फिर ये पूरब की ओर बढ़ेंगे, और जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ते हैं इनकी वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। थोड़ा एक लाइन जोड़ लो बेटा। हाँ लिखें, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ठीक है बेटा। अब हेडिंग बना लीजिए बेटा,
आर्द्र मानसून काल, ह्यूमिड मानसून, आर्द्र मानसून काल कितने भागों में बांटा था बेटा? 2 भागों में। एक को कहा था वर्षा काल, कब से बेटा? मध्य जून से लेके सितंबर तक। और एक उन्होंने कहा था शरद काल, अक्टूबर से लेके आधा दिसंबर तक। तो कल बात करें बेटा, आज यहीं तक।